ओके जी, स्टार्ट करें। जी जी। नज़र आएगा इससे क्या नहीं? ओके जी, आगाज़ करते हैं। आज सेशन का आगाज़ हम सेल्स टैक्स से करते हैं और सेल्स टैक्स रिटर्न जो है उसके बारे में हम देखते हैं। बेसिकली सेल टैक्स रिटर्न के बारे में आपने ये पढ़ा हुआ है कि सेल्स टैक्स जो है वो उसका टैक्स पीरियड 1 मंथ का होता है, यानी आपने हर महीने उसकी रिटर्न जो है वो सबमिट करवानी होती है और इसकी जो ड्यू डेट होती है वो ड्यू डेट होती है नेक्स्ट मंथ की 15th। अच्छा, 15th तक पेमेंट होती है, ठीक है, और 18th तक इसकी रिटर्न सबमिशन होती है। अब हमने, आपको याद होगा, एक चीज़ पढ़ी थी डेफिनेशंस के अंदर ड्यू डेट की, कि ड्यू डेट होती है नेक्स्ट मंथ की 15th, लेकिन रूल्स में जाके ये बात लिखी हुई थी कि 15th असल में होती है पेमेंट की डेट, कि जब आपने पेमेंट करनी होती है वो 15 डेट है, रिटर्न आप 18th को जमा करवाएंगे। इसके पीछे लॉजिक क्या थी? लॉजिक ये थी कि असल में हम पाकिस्तानी अवाम है और हमें हर काम आखिरी दिन याद आता। 15th को ही सब लोग पेमेंट करवाने जाते थे बैंक में, और हमारे यहाँ पे रूल कुछ इस तरीके से है कि जब आप पेमेंट करवाते हैं तो पेमेंट करवाने के बाद आपके इस पोर्टल के ऊपर एक लिंक एक्टिव होता है सबमिट का। तो जब तक वो पेमेंट बैंक करता नहीं है, तब तक एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक वो लिंक यहाँ पे एक्टिव नहीं होता। तो लोग क्या करते थे, शाम को 5 बजे बैंक पहुँचते थे, पेमेंट जमा कराते थे और उसके बाद घर आके वेट करते थे कब लिंक हमारा जो है वो यहाँ पे एक्टिव और हम रिटर्न सबमिट करवाएं। अब चूंकि सब लोग आखिरी दिन पहुँचते थे, बैंक के ऊपर काफ़ी लोड होता था, तो हमारे बैंक का निज़ाम बैठ जाता था और रिटर्न 15 को जमा नहीं हो पाती थी। तो इस मुश्किल से निकलने के लिए फिर लॉ मेकर ने चेंज की और उसने कहा कि ठीक है भाई, 15 तक पेमेंट करा दें, बैंक आराम से 16 तारीख को या 17 तारीख को अपना सारी पेमेंट्स एक्सेप्ट कर लेगा, आपके इस पोर्टल पे सबमिट का बटन आएगा, 18 तक आप रिटर्न सबमिट करवा दें। इसके पीछे लॉजिक ये थी। फिर एक और बात हमने पढ़ी थी और वो ये थी कि डिफरेंट एनेक्जर्स के लिए लॉ मेकर आपको डिफरेंट टाइम जो है वो कह सकता है। ये बात अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ी होगी। अब वो एनेक्जर्स क्या होते हैं, वो सब बातें क्या होती हैं, उस वक्त तो आपको ये कह दिया जाता था कि ये वर्किंग्स होती हैं। बेसिकली वो वर्किंग्स जो हैं कुछ इस फॉर्म में होती हैं। देखिए, ये आपका सेल्स टैक्स का पोर्टल है, ओके, ये आपका एनेक्जर सी है। एनेक्जर सी के अंदर आपको सेल्स नजर आएंगी, तो जितनी भी आपने एक महीने के अंदर सप्लाईज की होती हैं वो सारी डिटेल आपने यहाँ पे पुट करनी होती है। अच्छा, अगर इस एनेक्जर को ओपन करें तो ये एनेक्जर कुछ इस तरह का है। इसका डाटा ना यहाँ पर आप फीड नहीं करते, सेल्स का डाटा एक और जगह है, वहां पे आपने फीड करके यहाँ पे सिर्फ आपने लोड का बटन दबाना होता है। ये जो लोड का बटन है ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सारी वो सेल्स इनवॉइसेज जो आ जाती हैं। अच्छा, जहां पे सेल्स का डाटा डालना होता है वहीं पे अगर कोई सेल रिटर्न है अनरजिस्टर्ड बंदे की तरफ से, या फिर आपने पढ़ा होगा कि अगर आप कीमत इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर आपने सेलर ने ही नोट इशू करना होता है, वो नोट भी आप वहीं पे जाके अपलोड करते हैं, जिसको हम डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बोलते हैं। तो अगर आपने वहां पे जाके डेबिट नोट अपलोड कर दिया तो सारा डाटा आप उस पोर्टल पे जाके अपलोड करेंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूं। और यहां पर आके आपने सिर्फ लोड का बटन दबाना है, ये जो बना हुआ है। तो सेल्स इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे यहां पर अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके कस्टमर ने कोई क्रेडिट नोट अपलोड किया हुआ है तो वो अपने पोर्टल पे आपके नाम से सिस्टम इनवॉइस अपलोड कर देगा, आपने यहां पे आकर सिर्फ लोड का बटन दबाना है, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम खुद फेच कर लेता है। अब ये होता कैसे, ये देख लेते हैं अभी। एनेक्जर ए, सर ये होता है परचेजेस का। आपने अगर कोई भी परचेज की हुई है तो परचेज, जाहिर बात है, जिस शख्स से आपने की है वो अपने सिस्टम पे वो इनवॉइस डालेगा। ये पूरा मैकेनिज्म कैसे होता है ये मैं आपको ना सारा भी समझा देता हूं। एनेक्जर आई है जी डेबिट क्रेडिट नोट्स का, यहां पे डेबिट क्रेडिट नोट्स सारे आते हैं। एनेक्जर बी इंपोर्ट्स, अगर आपने कोई इंपोर्ट की है तो उसके लिए अलग है। तो परचेजेस लोकल एनेक्जर ए में हो गई और इंपोर्ट्स एनेक्जर बी में हो गई। अच्छा, ये वाला जो एनेक्जर है ये भी ऑटोमेटिक है, यहां पे बहुत ज्यादा काम आपको नहीं करना पड़ता। अगर आपने कोई चीज इंपोर्ट की है तो वो बेसिकली सिस्टम हमारा है पीएसडब्ल्यू। उसमें क्या होता है, पहले सिस्टम होता था वीबॉक, अब उन्होंने चेंज करके उसको पीएसडब्ल्यू कर दिया है। किसी भी शख्स ने पाकिस्तान में कोई भी चीज इंपोर्ट करनी है तो उसको सबसे पहले इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, उसके बाद यहां सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी और उसके बाद उसको पीएसडब्ल्यू लेना पड़ेगा। पीएसडब्ल्यू भी समझ लें लॉगिन पासवर्ड होता है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए होता है। आप उसमें लॉगिन करते हैं, लॉगिन करके आप जो भी चीज इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल्स डालते हैं, जिसमें से एक चीज है जीडी गुड्स डिक्लेरेशन, पढ़ा होगा आप लोगों ने। वो सारा डॉक्यूमेंट उस पोर्टल के अंदर बनता है।
वो बनने के बाद आप उसका प्रिंट लेते हैं और चले जाते हैं कराची पोर्ट के ऊपर और जाके कस्टम अथॉरिटी को कहते हैं भाई ये गुड्स डिक्लेरेशन है, ये मेरी चीजें यहां से आ रही हैं। वो आपकी चीजें वेरीफाई करते हैं और अपने सिस्टम के अंदर वो गुड्स डिक्लेरेशन जो है वो सारी की सारी अपलोड करके आपकी ड्यूटीज और टैक्सेस जितने भी है ना, वो आपको कहते हैं कि जाओ बैंक में जाके पे कराओ। आप बैंक में जाके वो पे करके आते हैं और अपने सिस्टम में कस्टम वाला बंदा एंट्री कर देता है कि जी ये चीज आपने इंपोर्ट की है और इसके ऊपर सेल्स टैक्स आपने इतना पे किया है। वो जब आप वापस आते हैं अपना कंप्यूटर ओपन करके, यहां पे एनेक्सर बी इंपोर्ट्स पे आके ये लिखा हुआ है लोड जीडीज, लोड गुड डिक्लेरेशन, आप इस पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी इंपोर्ट आपके नाम पे बनी होगी वो सारी यहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगी, वो सारी ऑटोमेटिक आ जाएगी और उसके ऊपर सेल टैक्स भी उतनी अमाउंट का आ जाएगा जो आपने पे किया है। तो इसका मतलब है कि यहां पर भी आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये सारा डाटा वही है जो कि हमें उस जीडी के ऊपर मेंशन किया गया होता है। तो ये भी सारा ऑटो उठ के आता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये एक्सपोर्ट्स का एनेक्सर है। एक्सपोर्ट्स के एनेक्सर के अंदर भी क्या होता है भाई, अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो आपने उसी पीएसडब्ल्यू के थ्रू करनी होती है और पीएसडब्ल्यू के थ्रू जब आप एक्सपोर्ट करते हैं उसका भी सारा डाटा यहीं पर उठ के आ जाता है। प्रोसीजर सेम ही है, उसमें भी आपको जीडी देनी पड़ती है और सारा कुछ देना पड़ता है, सारा डाटा ऑटोमेटिकली उठ के यहां पर आ जाता है। और आपको पता है कि एक्सपोर्ट्स हमारी जीरो रेटेड होती है, ओके, तो वो जीरो रेटेड यहां पर ऑटोमेटिक सिस्टम उसको कैलकुलेट कर लेता है। ये स्टॉक स्टेटमेंट है जी, रिफंड अगर गवर्नमेंट से लेना है तो यहां पर आप डाटा डालते हैं और आपको शायद याद हो इस चीज का कि रिफंड क्लेम एक फाइल करना होता है, वो कुछ इसके साथ लिंक होता है, 45 दिन के अंदर गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देती है, पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने जीरो रेटेड, तो वो यहां पर बेसिकली वो फाइल हो रहा होता है, यहां पे आप पूरा डाटा उसका डाल रहे होते हैं जी। किस चीज की? जी बिल्कुल, देखिए आपने गवर्नमेंट को बताना तो होता है ना कि ये मैंने एक्सपोर्ट्स की हैं। देखिए डिक्लेरेशन बहुत जरूरी है, डिक्लेरेशन बहुत जरूरी है, इसके बगैर आपकी सेल कम होगी। बेसिकली होता क्या है, अब जरा बात को सुनिए। हमने हमेशा ये पढ़ा, जब सेल टैक्स की क्लास में बैठते थे तो कहा जाता था इनकम टैक्स को भूल जाए, इनकम टैक्स में बैठते थे तो कहा जाता है सेल टैक्स को भूल जाए। ऐसा नहीं है, जरा प्रैक्टिकल, चूंकि ये प्रैक्टिकल बात हो रही है तो मैं आपके साथ प्रैक्टिकल बात कर सकता हूं। आपने 12 महीने की सेल टैक्स रिटर्न जो है वो अपलोड की, ठीक है, आपने हर महीने में कहा कि चलो एक्सपोर्ट में अपलोड नहीं करता, जीरो रेटेड है, लोकल सेल 100 रुपए की हर महीने है तो पूरे साल की 1200 रुपए की मेरी सेल होगी, मैं अपलोड सेल टैक्स में कर देता हूं। जब साल खत्म हुआ तो आपकी साल की 12 सेल टैक्स रिटर्न सबमिट हो चुकी थी। उसके बाद बारी आई 30 सितंबर को इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स में आपने सेल 2000 की दिखा दी। इतना बड़ा नोटिस आपको आएगा एफबीआर की तरफ से कि भाई सेल टैक्स रिटर्न में तुम कहते हो साल की 1200 है, यहां पर आके कह देते हो 2000, ये 800 किधर है बाकी, उस पर तुमने सेल टैक्स नहीं दिया, क्या तुमने अपनी सप्लाईज छुपाई है? पॉइंट। तो इसका मतलब है इन दोनों को मैच होना चाहिए, पहला सवाल। दूसरी बात, आपने 1200 की जो सेल है लोकल सेल वो तो दिखा दी थी, आपने एक्सपोर्ट नहीं दिखाई थी जो कि मिसाल के तौर पे 800 रुपए की थी। एसेट आपने 1800 का खरीद लिया, अब वो गाड़ी आपके नाम पे 1800 की आ रही है, सेल टैक्स रिटर्न में आपने 1200 दिखाया हुआ है, इनकम टैक्स रिटर्न में आपने 1200 दिखाया हुआ है, और जो एक्सपोर्ट का 800 रुपया था वो आपने इसलिए नहीं दिखाया कि जीरो रेटेड है। हुकूमत फिर इतना बड़ा नोटिस भेजेगी कि इनकम तुम्हारी 1200 थी, एसेट तुमने 1800 का ले लिया है, ये तुम्हारे असासे आमदन से जायद कैसे हुए? तो इसीलिए उस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए आपको यहां पे लाजमी बताना पड़ेगा कि ये मेरी एक्सपोर्ट्स है। उसके बाद इस टोटल सेल को इनकम टैक्स के अंदर जो इनकम फ्रॉम बिजनेस की सेल होती है ना, उसके साथ मैच करना पड़ेगा, ताकि कल को जब आप एसेट के साथ वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो तो आमदन से ज्यादा असासे वाली पट्टी जियो के नीचे आपकी ना चले, किस भाई साहब के आमदन से ज्यादा असासे निकल आए। तो ये वो चीज है कि हमें हर चीज जो भी इनकम है, चाहे वो एग्जेम्प्ट है, चाहे वो एफटीआर है, चाहे वो सेपरेट ब्लॉक है, चाहे वो जीरो रेटेड है, आपको बतानी पड़ेगी। ठीक होगी बात? ओके। फिर प्रोडक्शन की ये बात होती है भाई, एनेक्सर जे, आपसे पूछा जाता है भाई आपकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी बना सकते हैं महीने में, कितना पिछले महीने की क्वांटिटी बनी पड़ी है, कितनी आपने बनाई, कितनी आपने सेल की, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है। एफबीआर यहां से पकड़ता है आपको, अगर आप कोई चोरी करेंगे एफबीआर यहां से पकड़ेगा। कैसे पकड़ेगा? ये एनेक्सर सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स के लिए है, ये ट्रेडर के लिए, उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग चीजें बना रहे हैं। अब पकड़ता कैसे एफबीआर? आपने दिसंबर के महीने में प्रोडक्शन की, बिजली कंज्यूम हुई, 1000 यूनिट कंज्यूम है मिसाल के तौर पे, और आपने बनाया माल 500 किलो, 1000 यूनिट पे 500 किलो। जनवरी में आपने बिजली कंज्यूम की 2000 यूनिट, डबल हो गई, और माल बनाया 100 किलो। एफबीआर कहेगा ये क्या हो रहा है,
मतलब बिजली अगर ज्यादा हो रही है तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होनी चाहिए, और अगर बिजली कम हो रही है तो प्रोडक्शन भी कम होनी चाहिए। लेकिन ये क्या बात हुई, ये तो उल्टा हिसाब हो रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है ये बंदा। अब यहां पे जारी बात है, आपने प्रोडक्शन जो है वो थोड़ी दिखाई होगी, सेल भी चोरी करने के लिए थोड़ी दिखाई होगी, और क्लोजिंग स्टॉक भी जो है ना वो दूसरा दिखाया होगा। एबीआर आपकी प्रीमिसेस पे छापा मारेगा और छापा मार के आपका स्टॉक चेक करेगा, और जब वो स्टॉक देखेगा ना, जारी बात है असल में तो आपने ज्यादा बनाया होगा ना, तो पड़ा भी ज्यादा होगा। वो कहेगा भाई यहां पे तुम कहते हो क्वांटिटी 100 है, असल में तुम्हारे पास 600 पड़ा हुआ है, ये तुम कर क्या रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। यहां से वो आपको पकड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि ये बिजली की कंजम्पशन और आपकी जो प्रोडक्शन है जो यहां पे लिखी हुई है वो देखें, क्वांटिटी प्रोड्यूस, ये आपस में ना जरा रिकंसाइल होनी चाहिए, इनका आपस में जरा मैच होना चाहिए। तो सेल टैक्स रिटर्न देखने में जितना आसान काम है, प्रैक्टिकली उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर तो आप बिल्कुल सीधा चल रहे हैं फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपने अपने ज़हन में यह बैठाया हुआ ना कि 2 नंबरियां करनी है मैंने, तो सर यहां से वो पकड़ेंगे आपको, यहां पे 2 नंबरी सीख लें आप। नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। काम सीधा करें, सीधा सीधा चलें, जिंदगी सुकून में रखें, अपनी जहानत जो है ना किसी अच्छी जगह इस्तेमाल करें, इन जगहों पर इस्तेमाल ना करें। ओके, ये आपके कोर्स में नहीं है स्टील प्रोडक्शन। एक छोटा सा पॉइंट हमारी किताब के अंदर लिखा हुआ था कि मिनिमम प्रोडक्शन होती है स्टील के ऊपर, शायद किसी को याद हो। मिनिमम प्रोडक्शन क्या होता था, वो 13वां शेड्यूल, 13 शेड्यूल, मिनिमम प्रोडक्शन क्या था जी वो पॉइंट, कोई बता सकता है मुझे, कोई दुर्शंदा सितारा क्लास का बता सकता है? अगर मिनिमम प्रोडक्शन एक्सीड्स हो, बस कुछ ऐसी बात थी। उसमें यह था कि अगर हुकूमत ने कहा हुआ है ना कि 1000 यूनिट बिजली कंज्यूम होगी, तो हम एज्यूम करेंगे आपने 1 टन स्टील बना लिया है, आपने 6000 यूनिट कंज्यूम कर ले, तो इट मींस के 6 टन स्टील बन गया हुआ है। आप चाहे 4 सेल करें, चाहे 3 करें, चाहे 2 करें, सेल टैक्स तो आपको 6 पे देना पड़ेगा। ये था वो पॉइंट, मिनिमम प्रोडक्शन। ओके, तो ये वाला एनेक्सर है भाई, यहां पे आपको अपनी स्टील की बात करनी पड़ेगी। वो देखें, स्टील सेक्टर हैज टू फाइल सेल्स टैक्स रिटर्न विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम फॉर द पीरियड। तो अगर आपने सरिये का काम करने का शुरू किया है तो फिर ये वही चीज है। ओके, वो सब अच्छा है। चलें जी, उसके बाद आखिरी एनेक्सर है जी फेडरल एक्साइज। ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा क्योंकि ये तो आपके कोर्स में ही नहीं है, ये आप सीफैब में पढ़ेंगे, जिंदगियों में जरूर है पर कोर्स में नहीं है। ठीक है जी, ले जी, ये तो एक ब्रीफ सी बात हो गई। अब हम जरा ना वो जगह देखते हैं जहां पे जाके ना हम सेल्स अपलोड करते हैं। सर आपको टॉप पे नजर आएगा इनवॉइस मैनेजमेंट, या वैसे ये भी नजर आ रहा है सामने, लेकिन ये टॉप पे नजर आएगा इनवॉइस मैनेजमेंट। यहां पे आ रहा है सेल्स लेजर, आपको क्लिक करना पड़ेगा इस पे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने ये एक पोर्टल ओपन होगा, इस पे ये लिखा हुआ है ऐड इनवॉइस। यहां पे आप आएंगे, यहां पे आपको पूरी सेल इनवॉइस का डाटा लिखना पड़ेगा। चले मैं अपना ही डाटा लिखता हूं, वैसे मैं सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हूं। लेट्स सी, मेरा एंटीन नंबर क्या है? अच्छा, कर लें याद, आपके किसी काम का नहीं है। ये देखें मेरा नाम लिखा हुआ आ गया, सिस्टम इंटीग्रेटेड है, लेकिन आगे लिखा हुआ है अनरजिस्टर्ड। भाई मैं सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हूं। अच्छा, अगर आप एफबीआई में जाके मेरी शिकायत लगाएंगे ना तो आई एम नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, तो मैं बड़े आराम से निकल जाऊंगा। तो आपको शिकस्त होगी, इसलिए यह मत सोचिएगा कि आप मेरी शिकायत लगा देंगे। इनवॉइस टाइप, सेल इनवॉइस या डेबिट नोट, यहां पे बताना पड़ेगा आपको। तो अगर आप इनवॉइस अपलोड कर रहे हैं तो इनवॉइस बना दें, अगर आप डेबिट नोट अपलोड कर रहे हैं तो डेबिट नोट सेलेक्ट कर दें। तो हम सेल इनवॉइस बना रहे हैं जी, इनवॉइस नंबर है जी 420। वैसे ही यार, ये वैसे मेरे नाम के साथ अच्छा नहीं लग रहा, 19। इनवॉइस डेट, मिसाल के तौर पे नवंबर की इनवॉइस करते हैं जी, 1 नवंबर। उसके बाद आप कहां पे बैठ के सेल कर रहे हैं? हम पंजाब में बैठे हैं। किस बंदे को सेल कर रहे हैं, वो बंदा किधर है जी? वो भी पंजाब में है। ओके, इतने पे व्यू सही है ना आपको कि सही नहीं है? इतना काफी है। सेल टाइप क्या है ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, आप लोगों ने सिर्फ 18% पढ़ा हुआ है। आप लोगों ने रिड्यूस रेट, जीरो रेट, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर, गैस, सीएनजी स्टेशन, मोबाइल फोन, ये सब चीजें आपने नहीं पढ़ी हुई। हम गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट, जैसे मैं फिल करूंगा नीचला सारा पोर्शन अनलॉक हो गया। याद रखिएगा कि मैं रजिस्टर्ड हूं, मैं रजिस्टर्ड बंदे की इनवॉइस अपलोड कर रहा हूं। ये जो है ना कॉलम, ये इस पे ध्यान रखिएगा, देखें ये कैसे खुद फिलअप होता। एचएस कोड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहां से आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी होती है कि आप कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एफबीआर ने तकरीबन कोई 1.5 साल पहले मुतारिफ कराया था। इसका मकसद क्या होता है?
मकसद एक लंबी कहानी है। लोग क्या करते थे, लोग इनपुट फेक बनाने के लिए किसी भी बंदे को कहते थे कि यार तुम ना इनवॉइस अपलोड कर दो। होता क्या था, मिसाल के तौर पे मैं रजिस्टर्ड हूं, ये मैं तरीका नहीं बता रहा, मैं पहले बता दूं, ये तरीका नहीं है, ये मैं आपको मना कर रहा हूं कि ये काम नहीं करना। वो डंडे होके बैठ गए। मिसाल के तौर पे मैं एक रजिस्टर्ड बंदा हूं और मैंने एक अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल कर दी, क्या मैं 100 वाली चीज 122 की बेचूंगा? 18% नॉर्मल टैक्स और 4% फर्दर टैक्स, ऐसे ही होगा। मैंने इससे 122 वसूल कर लिए। वो भाई साहब हैं अहमद भाई। अहमद भाई ने भी किसी शख्स को सेल कर दी, रजिस्टर्ड बंदे को सेल कर दी और उससे 18 रुपए वसूल कर लिए। अब अहमद भाई के पास इनपुट नहीं है कोई, जाहिर बात है उन्होंने रजिस्टर्ड बंदे से खरीदी नहीं है, उनके पास इनपुट कोई नहीं है। जबकि मैंने एक अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल किया हुआ है, इनको मेरे इनपुट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो है अनरजिस्टर्ड। मैं और अहमद भाई एक दूसरे को किसी तरीके से ढूंढ लेंगे। अहमद भाई कहेंगे भाई मुझे परचेज की जरूरत है, मैं कहूंगा मुझे सेल की जरूरत है। मैं अहमद भाई के नाम पे इनवॉइस यहां पे डाल दूंगा, अहमद भाई का इनपुट बन जाएगा। अहमद भाई का इनपुट बन गया और मेरी जो सेल मैंने इनको 122 रुपए की थी वो मैं इनको 118 की कर दूंगा। इनके 4 रुपए तो मैंने पहले साइड पे कर लिए फर्दर टैक्स के, क्योंकि अब मुझे वो जमा नहीं कराने, इनसे मैं वसूल कर चुका हूं, अब मैं जमा नहीं कराऊंगा क्योंकि सेल मेरी रिपोर्ट हो चुकी है किसको, रजिस्टर्ड बंदे को। ये 4 रुपए तो मैंने चोरी कर लिया। एक काम तो सीधा हुआ, एक काम तो सीधा हुआ। अच्छा अब नेक्स्ट, उसके बाद उन्होंने जो कस्टमर से 118 वसूल किए थे, 118 वसूल किए थे, क्या अब उनको इनपुट मिल गया? उस 18 में से जो पेमेंट उन्होंने मुझे कभी टैक्स की ही नहीं, वो एडजस्ट कर लेंगे। उन्होंने भी टैक्स चोरी कर लिया, ठीक होगी बात। नाउ नेक्स्ट, सेक्शन 73, 180 दिन के अंदर पेमेंट करनी होती है। अहमद भाई मुझे महीने बाद पेमेंट कर देंगे। जब पेमेंट कर दी, मैंने कोई 4-5 टुकड़ों में बैंक से कैश विड्रॉ किया और अहमद भाई को दे दिए, अपना कैश वापस ले लें। पेमेंट होगी सर्कुलेट, ट्रांजैक्शन अपलोड हो गई, सब कुछ हो गया, कोई मुझे पकड़ सकता? मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। टैक्स भी चोरी हो गया। मैं तरीका नहीं बता रहा, मैं तरीका नहीं बता रहा, पहले बता दूं, मैं आपको वार्न कर रहा हूं। इस चीज को कैटर करने के लिए हुकूमत ने यह मुतारिफ कराया। उन्होंने कहा कि भाई मैं काम करता हूं लैपटॉप्स का, मिसाल के तौर पे अहमद भाई बेचते हैं बकरे, मिसाल के तौर पे, दोनों का ताल्लुक ही कोई नहीं है। सर मेरे डाटा में लैपटॉप्स चल रहे होंगे, मैं सेल इनवॉइस लैपटॉप की कर सकता हूं, क्या मैं ये कहूंगा कि अहमद भाई को मैंने लैपटॉप बेचे और अहमद भाई ने बकरे बेचने के लिए लैपटॉप खरीदे? कोई लॉजिक, कोई लॉजिक ही नहीं बनती। अहमद भाई फौरन पकड़े जाएंगे या मैं फौरन पकड़ा जाऊंगा? कोई एक पकड़ा जाएगा दोनों में से कि ये तुम क्या कर रहे हो, और वो बकरे बेच रहा है, तुम उसको 1000 लैपटॉप बेच रहे हो, ये क्या बात हुई? और तुम 1000 लैपटॉप का क्या कर रहे हो? तो इस चीज को रोकने के लिए उन्होंने ये पॉइंट यहां पे डाला कि जो चीज आप बेच रहे हैं ना, मेंशन करें, यहां पे मेंशन करें हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन चैप्टर 3। याद है आप लोगों को? नहीं याद? नहीं सॉरी, चैप्टर 1 में लिखा हुआ है, सॉरी चैप्टर 1 में लिखा हुआ है, जहां पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस लिखे हुए ना, उसमें एफडी के नीचे लिखा हुआ है, सेकंड लास्ट लाइन है, और किताब के लेफ्ट के ऊपर वो बना हुआ है ना एफडी, उसके नीचे दूसरी थी, वो किताब है मेरे भाई के पास, टैक्स की किताब है। चैप्टर 1 में जरा पढ़े, आखिरी सफा है, गालिबन आखिरी सफा है, जहां पे वो टैक्सेशन है ना, टैक्सेशन की हिस्ट्री बताई हुई है, उसके ऊपर एफडी की बात की हुई है। इसमें लास्ट लाइन पढ़े, कहीं पर लिखा हुआ है हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन कोडिंग सिस्टम, लिखा हुआ है ये बात। सर ये वो एचएस कोड है भाई, ये वो एचएस कोड है, आपकी तैयारी का मुझे पता लग गया। ओके, एचएस कोड्स ये हैं भाई। सर भरमार है यहां पे, भरमार है यहां पे, अस्तगफिरुल्लाह, दुनिया जान की चीजें हैं ये, दुनिया जान की। मैं आपको एक मजे की चीज दिखाता हूं, मुझे तो आज तक इन चीजों की कभी समझ नहीं आई, शायद आप लोगों को समझ आ जाए, पढ़े तो सही। अब मुझे नहीं पता ये सिल्क वॉर्म क्या होता है, रॉ सिल्क क्या होता है, सिल्क वेस्ट क्या होता है, सिल्क यान क्या होता है, मेरे लिए तो सारी सिल्क है, सिल्क यान एंड यार्नस्पन, वुमेन फैब्रिक, वूल फैब्रिक, कार्डेड फैब्रिक, पता नहीं ये कौन कौन से फैब्रिक हैं भाई, मुझे तो आज तक समझ नहीं आई। ये देख लें, ये सारे ही फैब्रिक्स हैं मेरे भाई, सारे ही फैब्रिक्स हैं। वो पता है आप लोगों को इतने फैब्रिक्स का, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरे भाई ये सारे फैब्रिक्स हैं, ये सारे फैब्रिक्स हैं। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि उसने एक एक चीज को बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि ऐसे नहीं है भाई कि जिसका दिल किया मुंह उठा के किसी के नाम पे इनवॉइस डाल दी, ऐसे नहीं है, जिंदगी इतनी आसान नहीं है। ये इसलिए आया था क्योंकि मैंने ऊपर गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट लिखा हुआ है, ये 18% ऑटोमेटिकली आ गया। यूनिट ऑफ मेजर क्या है, एक और चीज जो कि एफबीआर ने पकड़ने के लिए यहां पे डाली है,
मैं अगर नंबर ऑफ पीसेस अपलोड कर रहा हूं, अहमद भाई आगे केजीज बेच रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, आपको एक लिंक एस्टेब्लिश करना है कि भाई मुझे बताओ कितने यूनिट्स कितने केजीज में कन्वर्ट होते हैं। पेप्सी वाले क्या करते होंगे, उनका इनपुट होंगे आलू केजीज में, और जब उनकी सेल होगी, इनवॉइस बनेगी, वो बनेगी नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ लेज। अब वो कहेंगे भाई मुझे ये बता दो कि आपका जो इनपुट केजीज में आ रहा है कितना केजी चिप्सों में कन्वर्ट हो रहा है। आप कहेंगे सर 1 किलो आलू में ना मेरे 700 ग्राम चिप्स बनते हैं। कुछ ऐसा लिंक एस्टेब्लिश होगा ना, तो कल को ना आपको ये सारी बातें ना डिफाइन करनी पड़ेंगी। एफबीआर ने आपको पकड़ा और देखा एक साल में जो आपने परचेज किया वो 2000 किलो आलूओं की किया है। अब एफबीआर कहेगा 2000 किलो आलू का मतलब है, मिसाल के तौर पे 1700 किलो चिप्स बनने चाहिए थे। ठीक हो गया, 1700 किलो चिप्स बन गए। आप कहते हैं आपने पूरा साल 1300 किलो चिप्स बेच दिए, तो 400 किलो आपके पास पड़े होने चाहिए ना, बताएं किधर है, नहीं पड़े हुए। तो इसका मतलब है 400 किलो तुमने सेल कर दिया, तुमने चोरी की हुई है। बात समझ आई? ऐसे इंटीग्रेट करता है एफबीआर। ओके, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी बेची, 50 यूनिट्स। वैल्यू ऑफ सेल्स, ये वो टेबल है भाई, वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 लाख। सेल टैक्स खुद कैलकुलेट होगा, शायद फर्दर टैक्स भी खुद आ जाए। आई एम 99.9% श्योर के फर्दर टैक्स खुद आएगा, क्यों पे ऊपर देखे मैं अनरजिस्टर्ड हूं। आ गया खुद, आ गया मेरे भाई, सेल टैक्स भी आ गया और फर्दर टैक्स भी आ गया। अब बस मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे इसको सेव कर देना है। मैं सेव करूंगा तो ये देखिए, ये इनवॉइस आ गई और मैंने इसको क्लोज कर दिया यहां पे, तो ये अब एंट्री मेरे सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड हो गई। अब मुझे वहां जाके क्या करना है, वहां जाके मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको लोड करना है, और आप देखेंगे कि एक इनवॉइस आपको मेरी नजर आएगी और दूसरी इनवॉइस पर जरा ध्यान नहीं देना आपने, वो पहले की डली हुई है। ओके भाई, वो सॉरी, ये देखें, ये देखें, मैं इसको जरा कुछ छुपाने की कोशिश करता हूं, आ जाएगी वैसे, मुझे लगता है वो देखें, वो आ गई, वो मैं निचली वाली नहीं दिखा रहा आपको, अगर देखना चाह रहे हैं ना तो वो देख लें। समझ आ गई, समझ आ गई, ओके वापस ऊपर। ये देखिए भाई, सब कुछ आ गया ऑटोमेटिक, वो देखें सब कुछ आ गया ऑटोमेटिक, सब कुछ आ गया ऑटोमेटिक, ये देखें, ये देखें, सब कुछ ऑटोमेटिक आ गया, कोई मसले वाली बात ही कोई नहीं है। ठीक है जी, सब कुछ आ गया। उसके बाद आपने इस एनेक्सर को सबमिट कर देना है, ये लिखा हुआ है सबमिट। 10 तारीख तक ये काम लाजमी करना है, 10 तारीख तक ये काम लाजमी करना है। जो लिखा हुआ था ना, डिफरेंट डेट्स में भी प्रिस्क्राइब फॉर सबमिटिंग डिफरेंट एनेक्सर्स, सिर्फ इस एनेक्सर के लिए 10 तारीख है। और ये सोच थोड़ी सी ऊपर की है, ये क्यों ऐसा किया गया है अभी आपको समझ नहीं आएगी, इसकी भी एक वजह है। एनीवेज, अब आप आ जाए समरी पे। न्यूमेरिकल का चेहरा है मेरे भाई, ये न्यूमेरिकल का चेहरा है ये। सर ये सारा वर्किंग 1 है, इनपुट टैक्स साथ साथ लगाना है, याद है कि नहीं? सर ये वो चीज है, डोमेस्टिक परचेजेस रजिस्टर्ड लोगों से फिक्स एसेट निकाल के वर्किंग 1। अनरजिस्टर्ड लोग सर इस वर्किंग को इकट्ठा ही बना देते हैं और इसको इग्नोर करते हैं। इंपोर्ट्स वर्किंग 1.1, सॉरी वर्किंग 1 नहीं है, ये भी इंपोर्ट्स है, ये भी सर वर्किंग 1 में शामिल करते हैं। कैपिटल गुड्स सर ये होती है वर्किंग 1.1। ओके, और वर्किंग 1 और वर्किंग 1.1 का टोटल है ये, जो सर लेके जाते हैं वर्किंग 2 में और अपॉर्चनमेंट करवाते हैं। ओके, क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस टैक्स पीरियड, सर ये वो फेस पे नहीं सर करते 90% के नीचे ब्रॉड फॉरवर्ड, ये वो चीज है, ये वो चीज है। इन एडिमिजिबल इनपुट टैक्स इन टर्म्स ऑफ सेक्शन फॉर फेलियर, ये अब वो चीजें हैं जो सेक्शन 8 में आपने पढ़ा हुआ है ना, टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड पढ़ा हुआ है। ये वो सब चीजें हैं जो कि यहां पे डिसअलाउ होती हैं, ऑटो डिसअलाउ होती हैं, ये सब डिसअलाउड वाली चीजें हैं। ओके, और ये सारी सिस्टम खुद कैलकुलेट करता है। ओके, अपॉर्चनमेंट अनफॉर्चुनेटली ये आपको खुद करनी पड़ेगी, वर्किंग 2 ये सिस्टम कैलकुलेट नहीं करता। उसने लिखा हुआ है नॉन क्रेडिटेबल इनपुट्स, किन चीजों का इनपुट आपको नहीं मिलना, एग्जेम्प्ट या फिर नॉन टैक्सेबल सेल्स, इसका इनपुट खुद कैलकुलेट करें और यहां पे लाके लिख दे, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको डिसअलाउ कर देगा। बात समझ आ गई? तो सर ये काम है जो कि आपने खुद करना होता है। यह आपका आ गया इनपुट और ये आपकी आ गई वर्किंग 3 सेल्स वाली, ये सेल वाली वर्किंग आ गई। वो देखें जो मैंने इनवॉइस अपलोड की थी वो आ गई है। टोटल गुड्स, लोकल सप्लाईज, 8 शेड्यूल रिड्यूस टैक्स होता है, छोड़ दें। ये एक्सपोर्ट्स आ गई, जो आपने एनेक्सर देखा था ना एक्सपोर्ट का, वहां से ऑटोमेटिक उठाएगा। ये फिक्स टैक्स होता है कुछ चीजों पे, याद है आपको, वो आ गया।
फिर गैस सप्लाई टू सीएनजी स्टेशन, ये पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है, टोटल है विद होल्डिंग आपके कोर्स में नहीं है। तो सारी बातें करने के बाद ये यहाँ पर क्या करेगा, ये पेबल निकालेगा और पेबल में वो आपको बताएगा कि भाई इतना टैक्स आपने पे करना है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें लग रही होती हैं कि आप वही 90% और न्यूमेरिकल का फेस सारा यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा होता है। ये सब ऑटो है, ये सब ऑटो है। इसका मतलब है आपने सिर्फ 2 काम करने होते हैं इसके अंदर। एक तो वहां जाके सारी इनवॉइसेस अपलोड करनी होती हैं, उसके बाद यहां पर आके आपका इनपुट। अब जैसे मैंने सलमान हसन के नाम पे वहां पे इनपुट डाला था ना, मैं अगर अपना पोर्टल यहां पे ओपन करूंगा ना, मैं चूंकि सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं, उसने मेरा पोर्टल ओपन नहीं होगा। वहां पे जाके ना मुझे सिर्फ एनेक्सर ए परचेजेस में जाना पड़ेगा। मैं यहां से लोड इनवॉइसेस करूंगा और यहां पे सर्च का बटन दबाऊंगा, तो जिस जिस बंदे ने मेरे नाम पे इनवॉइस अपने पोर्टल में डाली होगी ना, वो ऑटोमेटिक आ। तभी हमने पढ़ा था कि अगर किसी शख्स ने अपने पोर्टल पे आपके नाम पे इनवॉइस नहीं चढ़ाई, आप उसका इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। सर वो ये ऑटोमेटिक हो चुका है। अब वो पॉइंट ना सॉर्ट ऑफ ऑब्सोलीट हो चुका है। क्यों? क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है कि जब तक वो बंदा मेरे नाम पे इनवॉइस हमने पोर्टल पे चढ़ाएगा नहीं, मुझे नजर ही नहीं आएगा, यहां पे मुझे यहां पे नजर ही नहीं आएगा। बात समझ आ गई? तो ये सर आपका, सॉरी बंद हो गया। तो ये बेसिकली आपका सेल टैक्स का पूरा पोर्टल है भाई, ठीक है। बाकी इसके अंदर कुछ और टेक्निकल चीजें हैं। यहां से ये पेबल निकलता है भाई, ये पेबल की लायबिलिटी सारी यहां से निकल आती है और ये हेडवाइज पेबल आ जाता है यहां से। तो ये वो कैलकुलेशन है सारी। असल मामला वही है सेल्स का, प्रोडक्शन का, स्टॉक स्टेटमेंट का और परचेजेस और इंपोर्ट्स का। ये सारा डाटा है और मोस्टली डाटा सेल टैक्स के अंदर आता ऑटोमेटिक फेच होके है। ठीक होगी बात? यहां तक किसी का कोई सवाल? सब अच्छा है? ठीक है जी। मोस्ट प्रोबेबली एक क्लास हमारी और है, उसके अंदर मैं तमाम चीज़ों को ना जस्ट एक दफ़ा रिवाइज करा दूंगा, इनकम टैक्स को और इसको, ताकि एक पूरा ओवरव्यू बन जाए। उसके अंदर मेरे ख्याल में वेल्थ रिकंसिलिएशन की थोड़ी सी बात रह गई है, वो मैं आपके साथ कर लूंगा। बाकी इसके अलावा मेरे ख्याल में अब कुछ बचा नहीं है। जो मोस्टली ओवरव्यू मैं आपको दे सकता था वो मैंने आपको दे दिया। बाकी डिटेल तो फिर जाहिर बात है जब आप परफॉर्म करते हैं आपको तभी समझ आएगी, और उससे पहले जब तक आपको लॉ नहीं आता होगा तब तक आप जो है वो चीज़ें नहीं कर सकते। मैं फिर आपको कहूँगा कि इन चीज़ों का मकसद कतन ये नहीं है कि आप अपने घरों के बाहर बोर्ड लगा दें यहाँ पर टैक्स का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। तो ये तसल्ली बख्श बिल्कुल नहीं किया जाता। तसल्ली आपके फिर बाद में क्लाइंट कराएगा जिसकी आपने रिटर्न गलत भर दी है। ठीक होगी बात? तो इसलिए ये काम अभी नहीं करना, सीखना है पहले, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लेना है, और वो ऑब्वियसली आर्टिकल्स के बाद ही आपको मिल सकता है। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर आपसे ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।